सर्कल में नेक्स्ट टॉपिक इज tangent एंड नॉर्मल। वैसे देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में ऐसा सच कुछ बचता नहीं है, बिकॉज कोनिक के जो हमने जनरल रिजल्ट्स लिखाए थे कि टेंजेंट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होता है, वो लगा के तो टेंजेंट वाला चीज़ ख़त्म हो गया। और सर्किल के केस में जो नॉर्मल है वो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल खींचा तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जो उसके सेंटर से पास करेगा। तो अगर सेंटर से पास कराए तो नॉर्मल हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है, बट फिर भी लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कैन बी गिवन एज t इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एट x1 y1, मतलब अगर सर्किल के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, t बराबर 0। तो t बराबर 0 लिखते समय हम एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x1, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, y1। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट एट जो पैरामीट्रिक पॉइंट था a cos थीटा b साइन a cos थीटा a साइन थीटा, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r था तो जो पॉइंट था दैट वी हैड टेकन r cos थीटा r साइन थीटा, यहाँ पे r का काम क्या कर रहा है a, तो a cos थीटा a साइन थीटा। कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एग्जैक्टली एक बात है। x1 y1 की जगह a cos थीटा बोल दिया तो यहाँ पे x1 की जगह अगर हमने a cos थीटा रख दिया एंड y1 की जगह अगर a sin थीटा रख दिया तो a कैंसिल हो गया। वी विल गेट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। ये हो गया पॉइंट थीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन। पॉइंट थीटा भी बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक पॉइंट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया टेंजेंट विद स्लोप m। ठीक है, m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन। तो देखो m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन हमेशा कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। m स्लोप बोला है तो m तो पिक्चर में आएगा ही आएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर मैंने इक्वेशन ऐसे लिख दिया y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये तो कोई भी जनरल लाइन है। ठीक है, ये हमारे इस सर्किल का टेंजेंट है। इस बात का कोई ना कोई तो रिलेशन होना ही चाहिए c और m में। तो वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हम इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ से आई कैन डिराइव कि हमारा c क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो तुम ऐसे भी समझ सकते हो थियोरेटिकली कि मान लिया अगर मैंने कोई भी स्लोप लिया, मान लिया m बराबर 2 लिया। अब m बराबर 2 की इनफाइनाइट लाइन्स ऐसे खिंच जाएंगी। उन इनफाइनाइट लाइन्स में देयर विल बी 2 लाइन्स, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। ओनली दीज 2 लाइन्स विल बी टेंजेंट टू द सर्किल, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन है, इन पर्टिकुलर 2 लाइन के लिए जो टेंजेंट है, इन पर्टिकुलर 2 लाइन के लिए c जो होगा वो m डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने m फिक्स किया, अगर मैंने स्लोप फिक्स किया तो ऑफकोर्स ये दोनों लाइन फिक्स हो गया। अब मैंने मान लिया स्लोप ऐसे ले लिया तो एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी, तो ये दोनों लाइन फिक्स हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर m फिक्स करने पे लाइन फिक्स हो रहा है मतलब c फिक्स हो रहा है। c फिक्स हो रहा है मतलब एक फिक्स्ड नंबर ही आएगा, तो c जो है वो m के टर्म्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहला तरीका तो है कि हम यहीं से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखना है तो इस लाइन की इक्वेशन को हम y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करें। तो इसको हमने ऐसे लिखा y बराबर, बाकी सबको इधर भेज दिया, तो माइनस साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा कॉट थीटा इंटू एक्स प्लस ए कोसेक थीटा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे m चाहिए तो हमने इसको m बोल दिया से,
और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो भी मेरे को m के टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है। तो अगर cot थीटा m है, ये ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर ये थीटा है तो ये m/1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 + m²। अगर cot थीटा m है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा √1 + m², ठीक है। अब थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से जो कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, ये ठीक है। cot थीटा जैसे मतलब cot थीटा नेगेटिव है तो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोसेक थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस कोसेक की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस करके। तो दिस इज इक्वल टू mx प्लस माइनस ये वाला a ऐसे ही लिखा हुआ है और कोसेक थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो √1 + m²। तो y बराबर mx प्लस माइनस a √1 + m²। ऐसे हम m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया मेरे को m स्लोप पता है, मान लिया हम लोग स्लोप 2 है, तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 4 + 1 5 आ जाएगा, तो √5a हो जाएगा। प्लस माइनस से ही एक बार ये लाइन आएगा, एक बार ये लाइन आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि हम टेंजेंसी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है, इस वाले केस में 0 0 है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर, मेरे को तो c चाहिए ना m के टर्म्स में, तो इस लाइन को हमने 1 मिनट के लिए mx + c मान लिया। 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा mod c/√1 + m²। वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस a के बराबर। तो c किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस मॉड हटाने की वजह से 1 + m², ये ठीक है। तो y बराबर mx + c में c की जगह ये लिख सकते हैं, तो अपने आप कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगा। तो ये हमने ऑल्टरनेट तरीका बताया, इनमें से कोई भी 2 तरीका लगा के, इन दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा के हम m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशंस आई है ये एग्जैक्टली देखो सेम इक्वेशंस, मतलब सिमिलर इक्वेशन बाकी के कोनिक कर्व में भी आएगा, ये ठीक है। मतलब एक तो जनरल पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट लिखना, फिर एक पैरामीट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट लिखना, और फिर एक m स्लोप का टेंजेंट लिखना। ये तीनों चीज पैराबोला में भी आएगा, फिर एलिप्स में भी आएगा, फिर हाइपरबोला में भी आएगा, एज इट इज, ठीक है। हाँ, ये याद करना है, ठीक है। अब नोट 1, ये मान लिया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 is valid for standard circle, that is x² + y² बराबर a², ठीक है। एंड c बराबर प्लस माइनस a√1 + m² और c² बराबर a² 1 + m² is called टेंजेंसी कंडीशन, ठीक है। मतलब टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है, हमने बोला कि एक लाइन है y बराबर mx + c, ये इस सर्कल का टेंजेंट है, इस बात का कंडीशन बताओ। अब अगर सर्कल का टेंजेंट होगा तो c और m में एक स्पेशल रिलेशन होल्ड कर रहा होगा, ठीक है, जिससे वो लाइन उसका सर्कल का टेंजेंट बना हो। वो स्पेशल रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंसी कंडीशन। तो सर्कल के केस में वो रिलेशन क्या आएगा, ये, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये रिलेशन केवल इसी सर्कल के लिए आएगा, जनरल सर्कल ले लिया तो ये नहीं आएगा। अगर जनरल सर्कल ले लिया तो हमें टेंजेंसी कंडीशन अगर ड्राइव करना है तो हम इस मेथड से ड्राइव करेंगे कि सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर केवल ट्रांसलेशन किया गया है, नोट 2, फॉर द सर्कल, अगर मान लिया x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², फॉर द सर्कल दिस इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m कैन बी गिवन एज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m कैन बी गिवन एज, m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? देखो स्टैंडर्ड सर्किल में एक्स स्क्वायर लिखा था, यहाँ x की जगह क्या लिखा है x माइनस अल्फा, y की जगह क्या लिखा है y माइनस बीटा। देखो ये वाली चीज़ आगे के कोनिक कर्व में भी काम आएगी कि एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व होगा, जैसे इस माने स्टैंडर्ड सर्किल है ये, वैसे स्टैंडर्ड पैराबोला भी होगा, एलिप्स भी होगा, हाइपरबोला भी होगा। फिर एक क्या होगा कि ट्रांसलेटेड होगा, ठीक है, ट्रांसलेटेड इक्वेशन होगा कि हमने जैसे सर्किल को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, सेंटर इसका अल्फा बीटा कर दिया, वैसे ही पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में। तो ये वाली जो इक्वेशन है, हम इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया है इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में, वही ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ लगा सकते हैं। मतलब क्या इसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, x की जगह x माइनस अल्फा आ गया, y की जगह y माइनस बीटा आ गया। तो हमने इस इक्वेशन में भी y की जगह y माइनस बीटा लिख दिया और x की जगह x माइनस अल्फा लिख दिया, a√1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस r बोला है तो a को हटा के हमने क्या लिख दिया, r। ये हो गया m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन इन केस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर हम ऐसे डिराइव करते तो भी ऑफ कोर्स ये रिलेशन आता। अब ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अब। ठीक है, ये वाला जो t बराबर 0 था, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये तो जनरल कोनिक के लिए वैलिड है कि इसमें तो मतलब इसमें केवल x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, इसकी इक्वेशन में x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, x भी आएगा, y भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। t बराबर 0 इज ऑलवेज वैलिड, चाहे कर्व कोई भी हो, कोई भी कोनिक हो, उसको स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है। वो जो रूल थे ना कि x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस किया, y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस किया, वो वाले रूल लगा कहीं से भी इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट 2, नोट 3, in case of circle, normal at any point P on the circle, ये ठीक है, ऑफ कोर्स ऑन द सर्किल होगा तभी नॉर्मल खींचेगा, passes through इट्स सेंटर। ठीक है, तो सर्किल के केस में क्या होगा कि जो भी उसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल जो होगा सर्किल का, वो उसके सेंटर से पास करेगा, सर्किल के सेंटर से पास करेगा, और इसी चीज़ को यूज़ करके नॉर्मल का इक्वेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, नोट 4, if equation of tangent to the circle is given, then to find point of contact we can, मतलब इसने क्या बोला, एक सर्किल है और उस पर एक लाइन टेंजेंट है L की उसने इक्वेशन दे दिया, कुछ भी 3x प्लस 4y बराबर 10 मान लिया उसने, ये बोला कि ये इस सर्किल की एक टेंजेंट है। तो अब वो किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये बताना है। ठीक है, मान लिया ये वाला पॉइंट P है, हमें P निकालना है। ठीक है, क्या क्या तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि हम लाइन एंड सर्किल को सॉल्व भी कर लें। ठीक है, लाइन को जो भी उसने टेंजेंट बोल रखा है और जो सर्किल है उसको सॉल्व कर लें। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक का जो मतलब वो जो क्वाड्रेटिक होगा वो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही आ रहा है। ये ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे कट कर रहा होता तब तो 2 आंसर आते, बट अगर ये टेंजेंट बन गया तो दोनों रूट एक ही जगह आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइन की इक्वेशन हमें दे रखा है, एक सर्किल पता है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। उसने बोला कि ये लाइन इस सर्किल का टेंजेंट है, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये बताना है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, थ्योरेटिकल मेथड, विच ऑफ कोर्स वी विल नॉट यूज,
कि हमने लाइन को सर्किल के साथ सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक बना, वो क्वाड्रेटिक अपने आप परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है तो उसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, उसका मतलब कि फिर लाइन टेंजेंट नहीं होगा या फिर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मान लिया बन गया 3x - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो उसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट 2/3 आ गया, उसको फिर हम लाइन की इक्वेशन में रख के y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पॉइंट आ गया। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर ये लाइन मेरे को पता है, टेंजेंट पता है, तो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, तो नॉर्मल का स्लोप पता है, वो तो परपेंडिकुलर लाइन है, और नॉर्मल का स्लोप आ गया तुरंत, प्लस नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करता है, तो अगर सर्कल पता है तो सेंटर भी पता है। अब इस सेंटर एंड स्लोप को यूज़ करके हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, अब वो जो नॉर्मल का इक्वेशन आया, नॉर्मल मतलब ऐसे पास करेगा सेंटर से एंड पॉइंट पी से, तो उस नॉर्मल को और इस लाइन को दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, इनको सॉल्व कर लिया तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया x1 y1 और उसके ऊपर t = 0 लिखा, टेंजेंट का इक्वेशन, वो जो इक्वेशन आया वो और जो गिवन लाइन L है इनके इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। तो क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन है, दो फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेम ही लाइन होगा, कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो भी x1 y1 आ जाएगा। एक ये भी तरीका हो गया ये। ठीक है, ये तीनों ही प्रेफरेबल तरीके नहीं हैं। प्रेफरेबल तरीका एक तो क्या है, बड़े आराम से कि हम, अगर हमें सेंटर तो पता ही है सर्किल का, अगर हम सेंटर से ये, ठीक है, इस लाइन L के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। ठीक है, सेंटर से लाइन या जो टेंजेंट L है उसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, उसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो ऐसे करेंगे अगर हमें सर्कल पता है तो। देन टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वी कैन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन। ठीक है, अब ये सर्कल की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो गया। कितने हो गए, नोट 4। नोट 5, मान लिया सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट दिया दैट इज एट पॉइंट A θ1, फिर एक दूसरा टेंजेंट लिया दैट इज पॉइंट B θ2। तो इन पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं, ठीक है, थीटा पे अभी हमने बोला था टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा, थीटा का मतलब तो पहली बार पॉइंट क्या है, a cos थीटा a sin थीटा। अगर सर्कल एक्सिस का प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो a cos थीटा b sin थीटा, तो θ1 का मतलब क्या हो जाएगा, a cos θ1 b sin θ1। θ2 का मतलब क्या हो जाएगा, a cos θ2 b sin θ2। तो इनके ऊपर टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर a, जो अभी हमने तीन इक्वेशन लिखाए थे टेंजेंट का, उसमें से जो दूसरे नंबर का इक्वेशन था। तो अगर मेरे को ये वाली लाइन चाहिए θ1, तो उस लाइन में जो सेकंड नंबर का इक्वेशन था टेंजेंट वाला, उसमें थीटा की जगह θ1 रख दिया तो एक लाइन आ जाएगा, फिर थीटा की जगह θ2 रख दिया दूसरा लाइन आ जाएगा। उन दोनों को सॉल्व कर लिया एंड थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents, point of intersection of tangents at a θ1 and b θ2 is given as, ये आ जाएगा p, a
cos sum by 2 cos difference by 2 comma b sin sum by 2 upon cos difference by 2। ठीक है, इसको देखो प्रूफ एक तो हमने बोला है कि दोनों टेंजेंट के इक्वेशन लिखो और दोनों टेंजेंट के इक्वेशन लिखो और जो लाइन का इक्वेशन आए उससे सॉल्व कर लो दोनों, मतलब जो दोनों टेंजेंट है उनको सॉल्व कर लिया तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है प्रूफ का, स्मार्ट तरीका, लेट पॉइंट P इज H, K, देन अच्छा सर्कल ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए ही आएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता तो यहाँ दोनों जगह आर ही आता। तो हमने माना कि लेट पॉइंट P इज H, K। नाउ ए बी पॉइंट P के लिए, P से तो ये दो टेंजेंट खींचा है तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा पॉइंट P के लिए, दैट विल बी T इज इक्वल टू 0 फॉर P। ए बी का इक्वेशन कितना हो गया, T इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट P बिकॉज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कितना इक्वेशन आ जाएगा, ये कर्व है, इसको H के मान रखा है तो T कैसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया एक्स एच से वाई के से बराबर ए स्क्वायर, ए बी का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, ऑल्सो ए बी इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2। तो θ1 एंड θ2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा x cos θ1 प्लस θ2 बाई 2, ये भी लिखा चुके हैं, y साइन बराबर a cos θ1 माइनस θ2 बाई 2, ये भी लिखा था हमने इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट θ1 एंड θ2 ऑन द सर्कल। अब ये भी ए बी का इक्वेशन है, ये भी ए बी का इक्वेशन है, तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट कंपेयर किए तो h अपॉन ये cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 बराबर k अपॉन ये साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a cos θ1। ठीक है, इन दोनों जगह से एक तो ये a कैंसिल हो जाएगा, cos को इधर ले गए तो h कितना आ गया, a cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन cos डिफरेंस बाई 2, एंड इन दोनों जगह से k आ जाएगा विच इज a साइन में सम बाई 2 कॉस में डिफरेंस। ये हमने पहले ही बोला था कि जो डिफरेंस वाला एंगल है वो कॉस के अंदर ही आ सकता है, साइन के अंदर तो आएगा ही नहीं, वरना हम θ1 किसको बोलेंगे θ2 किसको बोलेंगे, उससे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट 5। ठीक है, नोट 6, if tangents are drawn
from an external point P to the circle and these tangents have slope m1 and m2, then form a quadratic by substituting P in the equation of tangent with slope m। ठीक, क्या मतलब है इसका? अगर मान लीजिए एक सर्कल दे रखा है ये, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ठीक है। अगर पॉइंट P फिक्स है, मान लिया h, k, और ये मान लिया हमारा स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप मान लिया m1 है और इस टेंजेंट का स्लोप मान लिया m2 है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में m1 और m2 से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, अगर पॉइंट P से हमसे ये बोल देंगे कि इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, कोनिक वाला जो रिजल्ट है SS1 बराबर टी स्क्वायर, वो लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, इन दोनों लाइनों की जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। फिर उस जॉइंट इक्वेशन को हम x में क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो दो लाइन आएंगी वो इन दोनों लाइन का सेपरेट इक्वेशन आ जाएगा, इंडिविजुअल इक्वेशन आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि इस सर्कल के ऊपर m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a मतलब रेडियस, तो यहाँ पे r है √1 प्लस एम स्क्वायर। ये m स्लोप की टेंजेंट है, ठीक है। अब मान लिया इसको हमने पॉइंट P से पास करा दिया, m स्लोप की टेंजेंट है, मान लिया ये P से पास करा है, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस r√1 प्लस एम स्क्वायर। इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दिया, तो k माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सबको एक तरफ लेके, तो एम स्क्वायर के साथ आ जाएगा r स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2h के m प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। मतलब हमने क्या किया, हमने बोला कि एक m स्लोप की टेंजेंट खींचा, सर्किल पे एक m स्लोप की टेंजेंट है, ठीक है, जिसका मतलब टेंजेंट जिसका स्लोप m है। अब मान लिया वो पॉइंट P से पास कर रहा है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर वो टेंजेंट P से पास कर रहा है, ये टेंजेंट है और ये P से पास कर रहा है, तो हम P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो टेंजेंट हमने सर्किल के ऊपर खींच रखा है, ठीक है। तो अगर पॉइंट P नोन है तो M अननोन हो गया, तो नाउ आई एम सॉल्विंग फॉर अननोन M। तो जब हम M के लिए, मतलब H के तो मेरे को पता है, H के अगर मेरे को पता है और हमने M के लिए सॉल्व किया तो ये M में क्वाड्रेटिक बन गया। M में क्वाड्रेटिक बन गया, दिस विल प्रूव कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज़्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि दो से ज़्यादा रूट ही नहीं आएंगे इसके। तो इसके जो दो रूट्स आएंगे M1 M2, अच्छा पहली बार तो ये समझ में आता है कि अगर पॉइंट P बाहर होगा तभी रियल टेंजेंट खींचेगा। तो अगर पॉइंट P बाहर होगा तो इसके दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर पॉइंट P मान लिया सर्किल के अंदर आ जाए तो क्वाड्रेटिक तो फिर भी ऐसे ही बनेगा, बट उस वाले केस में क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। दैट यू कैन वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो S1 से सीधा सीधा रिलेटेड है, कि अगर S1 नेगेटिव होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो S1 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि पॉइंट P सर्किल के अंदर आ गया। पॉइंट P सर्किल के अंदर आ गया, उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट रियल नहीं है, ठीक है। वहाँ से टेंजेंट रियल खींच नहीं सकता, तो यहाँ से भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। ये तो वैसे ही हमने बताया।
अगर पॉइंट P ऐसे बाहर है तो यहाँ से जो दो ड्रॉन टेंजेंट्स है उनके स्लोप मानिए m1 m2 है, तो ये उन्हीं स्लोप्स को रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से m1 प्लस m2 सम ऑफ द रूट्स, ये m में क्वाड्रेटिक है, आ जाएगा 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पे नोटिस करने लायक चीज क्या है? नोटिस करने वाला चीज ये है कि अगर यहां पे जो लिखा हुआ है कि अगर एक पॉइंट P दे रखा है, उससे ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप्स को रिलेट करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रॉबेबली ये वाला इक्वेशन यूज हो रहा होगा। सही है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, find equation of the tangent to x square plus y square बराबर 9 with slope as 2। तो आंसर स्टैंडर्ड सर्कल है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें r बराबर 3 एंड स्लोप बराबर 2 रख दो, तो y बराबर एम एक्स मतलब 2x प्लस माइनस r मतलब 3 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equals to 0. Find equation of the tangent to the circle this with slope minus 3 by 4 and also find point of contact। solution, find equation of tangent to this circle। ठीक है, तो जो सर्कल है उसको हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस 4y और y स्क्वायर को देख के। ठीक है, वैसे बोल दो जो सेंटर होगा वो यहाँ से 1,2 होगा और जो रेडियस होगा वो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, तो कितना होगा 3, तो 3 है तो इधर 9, या अदरवाइज वैसे देख सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के यहाँ 4 आएगा, यहाँ एक आएगा 5, तो 4 और 1 5 में से 5 चला गया 9 में से, तो कितना बचेगा 4, वही 4 ये। ठीक है, इस वाले केस में अनलाइक दिस सर्कल स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, और हमें कितने स्लोप का चाहिए -3/4, तो इसी इक्वेशन से काम चल जाएगा। बस y की जगह पे हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, ये ठीक है, y की जगह पे क्या हो गया y-2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x की जगह पे x-1 प्लस माइनस r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y-2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है -3/4 x-1 प्लस माइनस रेडियस इज 3 रूट 1 प्लस 9/16, ये हो गया। ठीक है, और एक बार लिख दिया y-2, या चलो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y - 8 बराबर ये 4 चला गया, तो -3x प्लस 3 प्लस माइनस 15,
ठीक है, ऑफ कोर्स 2 टेंजेंट आ जाएगी, इसमें अगर सबको एक तरफ ले आए तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 15, ये आ गया। तो मतलब 2 टेंजेंट आ गया, एक तो आ गया 3x प्लस 4y, अगर माइनस लिया तो यहाँ -4 आ जाएगा, उसको इधर ही ला के लिख दिया, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, या फिर आ जाएगा 3x प्लस 4y, प्लस ले लिया तो -26 इज इक्वल्स टू 0, 2 टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था फाइंड इक्वेशन द टेंजेंट टू दिस कर्व विद स्लोप -3/4, तो ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए टेंजेंट 1 है ये वाला, सेंटर जो है दैट यू कैन सी इज 1,2, ठीक है, ये टेंजेंट 2 होगा। ठीक है, इस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लिया P1 है, तो P1 कैसे निकालेंगे? इस लाइन के लिए इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -1,2 इस लाइन में रख दिया, तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 8 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी 25। ठीक है, तो यह आ जाएगा, कितना हो गया, 15 अपॉन 25, तो -3/5। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/5, तो -4/5 आ गया, एंड y विल बी 2 माइनस 12/5, तो -2/5 आ गया। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट P1, दैट विल बी -4/5 कॉमा -2/5। ठीक है, ऐसी जो दूसरी वाली लाइन है इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट P2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम वैसे P1 की कैलकुलेशन कर चुके हैं और अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो P2 बहुत जल्दी निकल आएगा। अगर मान लिया ऑलरेडी P1 आ चुका है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट C होगा। ठीक है, मतलब P1 प्लस P2/2 C होगा सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब ऐसे पॉइंट को जोड़ थोड़ा सकते हैं। तो P2 का मतलब कितना हो गया, 2C माइनस P1। ठीक है, तो P2 बेसिकली क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट को डबल करके P1 घटा दो, तो इसको डबल करेंगे 2 और ये घटा दिया तो +4/5। फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में इसको डबल किया 4 और इसको घटा दिया 2/5, सो दिस विल बी 14/5, 22/5, ये आ जाएगा। तो दीज विल बी द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3, लेट tangents are drawn to x² plus y² is equals to 9 at the points whose parametric angles differ by pi/3
then find locus of point of intersection of tangents. मतलब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि 2 पॉइंट लिए हमने, मान लिया ये θ1 एंड θ2, तो जिनके पैरामीट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना है π/3। तो फिर इस पॉइंट P का लोकस चाहिए, ठीक है। तो P को हमने बोल दिया h, k। सर्कल स्टैंडर्ड है, बस रेडियस का वैल्यू कितना है 3। तो जब थीटा की बात चली है तो इस पॉइंट P को हम h कैसे लिख सकते हैं, r, रेडियस 3 है, cos sum/2 अपॉन cos डिफरेंस बाई 2। ऐसे k हो जाएगा r sin sum/2 अपॉन cos डिफरेंस बाई 2। This is equals to 3 cos sum/2 अपॉन cos डिफरेंस ऑफ द एंगल π/3 दे रखा है। बेसिकली हमें h और k का लोकस चाहिए। अब अगर h और k का लोकस चाहिए, उसका मतलब क्या है कि θ1 और θ2 को मेरे को एलिमिनेट करना है। θ1 एंड θ2 दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस, बट उनको एलिमिनेट करने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग 3 इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशंस आ गया, 1 2 3। इन तीनों इक्वेशन से θ1 एंड θ2 को हमने एलिमिनेट कर दिया। कैसे करें, θ1 माइनस θ2 यहाँ पे रख दिया π/3, तो ये हो जाएगा π/6 एंड दिस विल बी 3 साइन θ1 प्लस θ2/2 अपॉन ये भी cos π/6। अब 3 अपॉन cos π/6 is सेम फॉर बोथ द कर्व्स। साइन और कॉस का टर्म है, एंगल सेम है θ1 प्लस θ2/2, तो और क्या चाहिए। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली h² प्लस k² स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो 9 अपॉन cos² π/6। दिस इज 9 अपॉन cos 30 डिग्री होता है √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया, तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 × 4 12 हो गया। तो बेसिकली रिक्वायर्ड लोकस इज x² प्लस y², x² प्लस y² इज इक्वल टू 12। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 which touches the circle x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 2, -1। सोल्यूशन, मतलब एक सर्कल ये दे रखा है जिसका सेंटर कितना है 5, 3, रेडियस कितना है 5। इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लिया ये A
2 कॉमा -1। अब इसने क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 3। एक दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस 3 है और वो इस सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो टच करने का मतलब क्या है कि वो ऐसे भी कर सकता है टच, इस वाली साइड एंड इस वाली साइड भी कर सकता है, 2 सर्किल आ जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, टच करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो सेम आएगा दोनों सर्किल के लिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है, मेरे को ये सर्किल पता है, ठीक है, ये लाइन मान लिया L1 है, ये हमें सर्किल, चलो इसको भी मान लिया, सेंटर इसका C1 मान लिया, इसका सेंटर C2 मान लिया, ये सर्किल K1 मान लिया, ये मान लिया K2। हमें बेसिकली K2 चाहिए। K2 भी 2 ऑप्शन है, एक ये आ जाएगा, एक ये वाला K2 आ जाएगा। तो पहला तरीका तो क्या हो गया, हमें बेसिकली K1 पता है, ये ठीक है, पॉइंट A पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, और हमें एक दूसरा सर्किल K2 चाहिए जो K1 को A पॉइंट पे टच करे, वो सर्किल चाहिए, प्लस जो हमें सर्किल चाहिए उसकी रेडियस कितनी है, 3, ये बोल रखा है इसने। तो कैसे करेंगे हम, एक तरीका तो ये है कि हम इस लाइन L1 का इक्वेशन निकाल लें, ये ठीक है। मेथड 1 तो ये हो गया कि L1 जो है वो बेसिकली दोनों सर्किल पे टेंजेंट है, तो इस सर्किल का तो हमें इक्वेशन पता है, ये ठीक है। क्या है इक्वेशन, x² + y² - 10x - 6y + 9 = 0। ये इसको ओपन करके सबको एक तरफ कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर हमें लाइन L1 चाहिए 2, -1 पे, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, x(x1) + y(y1) - x + x1/2, ये ठीक है, -3 टाइम्स y - y1 + 9 = 0। इसको सिंप्लीफाई करो, लाइन L1 आ जाएगी। अब ये जो हमारा K2 है रिक्वायर्ड सर्किल, ये इस लाइन L1 को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, 2, -1 पे टच कर रहा है। तो K2 का इक्वेशन फ्रॉम फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब एक लाइन को, अब ये सर्कुलर के भूल जाओ, K2 के लिए तो अगर हमें एक लाइन दे रखा है और उस लाइन को इस पॉइंट A पे टच करने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल से वो हमने ऐसे पढ़ाया था कि x - x1, तो वो पॉइंट क्या है 2 प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स L, तो वो टेंजेंट L1 हो गया। ठीक है, अब इसका GFC निकाल के रेडियस को 3 कर दिया। ठीक है, अब ये करना अपने आप, रेडियस को अगर 3 करोगे, मतलब पहले सबको ओपन कर लिया, लाइन इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ रख दिया, रेडियस को अगर हम 3 करेंगे तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा लैम्डा में, उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, λ1 λ2। λ1 रखेंगे इसमें तो एक सर्किल आ जाएगा ये वाला, फिर लैम्डा का दूसरा वैल्यू रखेंगे तो ये वाला सर्किल आ जाएगा। ठीक है, मेथड 1 तो ये हो गया। बट बेटर मेथड कौन सा है, ठीक है, जो आराम से हो जाएगा, दैट इज ये हमारा गिवन सर्किल है, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है, इसका सेंटर C1 कितना है 5,3, ये ठीक है, ये 5,3, और इसको अगर हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये वाला पॉइंट हो गया A, उसके कोऑर्डिनेट्स आर 2, -1, ये C2 हमें चाहिए। अब हमें क्या पता है कि इसकी रेडियस 3 है और इसकी रेडियस हमें दिख रहा है 5 है, 5 का स्क्वायर। उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट, ये 5 डिस्टेंस हो गया, ये 3 डिस्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट C1 C2 को 5:3 की रेशो में कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो C2 पता लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। और सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए ऑल आई नीड इज सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस तो उसने क्वेश्चन में खुद ही बता रखी है कि 3 है, सेंटर चाहिए बस, तो सेंटर आ जाएगा एक लाइन में।
ये ठीक है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम करके फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन से सीधा सीधा C2 ही बोल सकते हैं। C2 के लिए अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया 8, तो ये C1A को 8:3 की रेशो में एक्सटर्नली कट कर रहा है, ठीक है। C2 डिवाइड्स C1A इन द रेशियो, देखो अगर ये डिस्टेंस 3 है और ये 5 है तो ये टोटल 8 हो गई ना, तो C2 C1A को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो C1 से डिस्टेंस 8, इससे डिस्टेंस 3, तो C2 डिवाइड C1A इन द रेशियो 8:3 एक्सटर्नली, ठीक है। 8 मतलब C1 से है तो 8 मल्टीप्लाई इधर होगा, तो C2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 8 को तो इधर मल्टीप्लाई किया, एक्सटर्नल डिवीजन है तो -3 को इधर मल्टीप्लाई किया 5/8 -3, फिर ऐसे ही 8 इंटू इधर मल्टीप्लाई किया -1 -3 इंटू 3/8 -3, सो दिस विल बी 16 15, तो 1/5, यहाँ पे 8 और 9 तो 17/5, ये तो आ गया हमारा C2, ठीक है। तो K2 सर्कल कितना आ जाएगा, K2 तो सर्कल का नाम है, वो आ जाएगा x - 1/5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 17/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस 3 था तो 9, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली एक सर्कल तो ये हो गया, एक सर्कल ऐसा भी होगा जो अंदर टच करेगा, ठीक है। तो ये इस सर्कल का सेंटर C1 5 डिस्टेंस दूर, ये ठीक है। इसी के ऊपर C2 आ जाएगा, ये वाला C2 डैश, जो ये वाला सर्कल है छोटा सर्कल, इसका सेंटर, उसका डिस्टेंस इससे कितना होगा 3, तो इस वाले केस में C2 जो होगा वो 2:3 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करेगा C1A को, ये ठीक है। ये अगर 5 है, ये 3 है, तो इधर 2 बचा ना, तो 2:3 की रेशो में C1A को डिवाइड करेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम C2 निकाल सकते हैं, और फिर सर्कल की इक्वेशन ऐसी आ जाएगी जैसे अभी आई थी। Question 5. Question 5 says, let tangents drawn from variable point P to the circle x square plus y square is equals to 16 are such that slope of 1 is 5 times the slope of other, then find locus of point P, ठीक है। मतलब एक सर्कल दे रखा है और उसके ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ये मान लिया P है, इसको H के मान लिया, इसी का लोकस चाहिए, इसका स्लोप मान लिया m1 है, m2 है, और ये सर्कल स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक का स्लोप m1 इज़ 5 टाइम्स दूसरे का स्लोप, ठीक है। तो जैसे ही m स्लोप के इक्वेशन की बात चली, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्लोप्स, यहाँ पे मतलब क्या कर रखा है, एक पॉइंट है, उससे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप्स m1 m2 है। तो क्वेश्चन में m1 और m2 के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है,
ठीक है, वो ये रिलेशन है। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन होगा वो उसमें हमने क्या होता है कि हम क्या करेंगे, और ये वाली चीज़ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब के ऊपर वैलिड है, सब में इसी तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, ये ठीक है, मतलब इसका जैसे हमने पहले बोला था कि कभी भी जैसे ये एक टेंजेंट हो गया m1 स्लोप का, ये दूसरा टेंजेंट हो गया m2 स्लोप का, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमने m1 स्लोप का टेंजेंट लिखा, फिर m2 स्लोप का टेंजेंट लिखा, फिर हमने p को सेटिस्फाई कराया। तो इस ऐसा करने की कभी इक्वेशन की ऐसा करने की हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, m स्लोप का इक्वेशन लिखेंगे और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से उसके रूट्स m1 m2 आ जाएंगे। मतलब हमें m1 और m2 के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 99% ऑफ द केसेस क्या होगा, सब जगह थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दो टेंजेंट जो हैं इनके स्लोप्स m1 m2 है, तो हमें m1 और m2 स्लोप वाली टेंजेंट का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमने m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, y बराबर mx प्लस माइनस r, रेडियस कितना है 4, √1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसमें h के सेटिस्फाई कराए, मान लिया ये m स्लोप का टेंजेंट पॉइंट P से पास कर रहा है, तो k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस 4√1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले आके स्क्वायरिंग कर दिया, k माइनस mh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब इसको स्क्वायर ही कर दिया सीधा, 16 1 प्लस m स्क्वायर। तो यह आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर माइनस 2hkm एंड प्लस k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक आया है उसका रूट बेसिकली m1 m2 हो जाएगा। तो अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस 16। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 16 अपॉन h स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया। और थर्ड उसने ये दे रखा है कि m1 बराबर 5m2, तो m1 बराबर 5m2 इसमें रखा, यहाँ पे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 5m2 5m2 स्क्वायर, ये यहाँ रखा तो 5m2 प्लस m2, ये हो गया 6m2। ठीक है, हमें करना क्या है, एच के में रिलेशन निकालनी है, पॉइंट पी का लोकस निकालना है, उसका मतलब क्या है, एच के में रिलेशन निकालनी है जिसमें m1 m2 ना आए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं m1 m2 है ही नहीं, तो m1 m2 तो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहाँ से m1 तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अब इन दोनों इक्वेशन से m2 कैसे एलिमिनेट करेंगे, बहुत ईजी है, फर्स्ट को स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर दें, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे m2 स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसको स्क्वायर किया 4h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको स्क्वायर किया तो k स्क्वायर माइनस 16 अपॉन h स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर किया 36 m2 का स्क्वायर, सॉरी पहले को स्क्वायर करके दूसरे से ऐसे डिवाइड किया, तो ये तो ऐसे आएगा, इसको स्क्वायर किया 36, ये एज इट इज़ 5m2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इस 4 से ये कितना हो जाएगा 9, और इससे ये कैंसिल, तो आ जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले गए, इज इक्वल टू 9/5 k स्क्वायर माइनस 16। दिस implies required locus is h k की जगह x y रख दिया, तो 5 इधर आ गया, तो 5x स्क्वायर y स्क्वायर 9 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर माइनस 16, ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैचिंग पॉइंट क्या था कि एक पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स, दो टेंजेंट ड्रॉ होगा ऑफकोर्स, उनके स्लोप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया, तो फिर हम तुरंत ये क्वाड्रेटिक बना लेंगे।
ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. Find locus of midpoint of variable chords of x square plus y square is equals to r square, which makes 90 degree at a given point P H, K. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया पहले आराम से. उसने क्या बताया कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए वेरिएबल कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, विच मेक्स, मतलब एक सर्कल है, उसका हमने एक वेरिएबल कॉर्ड लिया, मान लिया ए बी. सर्कल स्टैंडर्ड है, ठीक है. इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए. कब, क्या खूबी है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, कहीं पे भी हो सर्कल के अंदर बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उस फिक्स्ड पॉइंट P के ऊपर विच इज़ H, K, ये वाला कॉर्ड हमेशा 90 बना रहा है. ठीक है, सर्कल का ये जो सेंटर C है वो 0 0 हो गया, रेडियस R हो गया. तब हमें लोकस चाहिए. तो ये और ये बराबर होगा, ऑफ कोर्स मिड पॉइंट है. तो अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो मिड पॉइंट पे आके ही गिरेगा. कैसे हम सोच सकते हैं? एक तो देखो, हमने पहले बोला था कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, सॉरी सर्कल के केस क्वेश्चंस में हम ज्योमेट्री के एंगल से भी सोच सकते हैं और काफ़ी कैलकुलेशन उससे कम भी हो सकता है. हमें इस मिड पॉइंट M का लोकस चाहिए. तो हमने मान लिया लेट M इज़ अल्फ़ा बीटा. अच्छा, जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम यूजली H के बोलते हैं, बट इसमें इसने क्वेश्चन में H के ऑलरेडी यूज़ कर रखा है तो हमने छोड़ दिया, हमने यूज़ नहीं किया. ठीक है, तो मान लिया पॉइंट M जो है वो अल्फ़ा बीटा है, ये वाला पॉइंट. अब देखो ध्यान से सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल में PAB में जो M है इस डायग्राम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो ये सरकम सेंटर होगा. ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमने हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लिया, मतलब ये और ये बराबर है, तो ये तो तीनों वर्टिसेस से ABC तीनों से बराबर डिस्टेंस पे होता है. तो मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होगा. इसको ऐसे बोल दिया, अगर हमने AC को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा, ठीक है, तो वो अगर ये 90 बना रहा है तो ये B से पास करेगा. अब अगर ये डायमीटर है तो जो इसका मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा. सेंटर है तो सर्कल के तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा. तो दिस बराबर दिस बराबर दिस हो गया. तो पहला इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये डिस्टेंस PM, BM और AM तीनों बराबर है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है, इस ट्राइंगल में ये R है, ये हमें पता ही है R. BM अभी हमने बोला कि PM के बराबर आ जाएगा, और CM जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. तो बस हो गया सॉल्व. इन ट्राइंगल BCM, इस ट्राइंगल में BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. ठीक है, BC स्क्वायर कितना हो गया, R स्क्वायर. BM कितना हो जाएगा, PM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. एज M is equidistant from A
बी पी, ठीक है। एम जो है वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। सो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ये एम हमने अल्फ़ा बीटा बोल रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, एच माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पी एम। सी एम क्या है, ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सीधा सीधा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। लोकस निकालने के लिए वी रिक्वायर एन इक्वेशन जिसमें कोई पैरामीटर ना आए। तो इसमें आर जो है वो गिवन सर्कल है, उसकी रेडियस फिक्स्ड है, ये ठीक है। एच कॉमा के जो है वो एक गिवन पॉइंट है, वो भी क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है, तो वो आंसर में आ सकता है। अल्फा बीटा का हमें लोकस ही चाहिए, तो इसमें कुछ भी अननोन है ही, यही आंसर हो गया। बस इसमें अल्फ़ा बीटा की जगह एक्स वाई रख दिया, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ऐसे लिखो एक ही बात है। ऐसे ही इसमें उल्टा लिख लिया, बीटा की जगह वाई रख दिया, वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ये हमारे लिए लोकस आ गया। Next is orthogonal intersection. Two circles are set to intersect orthogonally. Two circles are set to intersect orthogonally if at their point of intersection angle between their tangents is 90 degree. ठीक है, मान लिया दो सर्कल दे रखे हैं और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लिया हमारा सर्कल K1 हो गया, ये सर्कल K2 हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये T2 टेंजेंट हो गया K2 के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी A मान लिया, और K1 के ऊपर इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट हो गया T1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमेट्री से अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे अपने आप 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें इस सर्कल के लिए K1 के लिए ये टेंजेंट है T1, एंड अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो K2 का टेंजेंट होगा वो इस T1 के परपेंडिकुलर होगा। किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे T2 T1 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बट इस सर्कल के लिए T1 के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी A पॉइंट पे T1 के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो तो बेसिकली
नॉर्मल हो जाएगा। तो जो T2 है वो इस वाले सर्किल के लिए तो टेंजेंट है, बट इस वाले सर्किल के लिए इट विल बिकम नॉर्मल। ये ठीक है, दिस इज नॉर्मल फॉर K1 बट टेंजेंट फॉर K2। और ऐसा केवल जब ही होगा जब इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल होगा, मतलब जब सर्किल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा तो ये जो टेंजेंट है वो इधर से या इधर से निकल जाएगी, सेंटर से पास नहीं करेगी। ठीक है, सिमेट्री से जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है, तो ये भी इसके सेंटर से पास होगा। अगर हमने इसको ज्वाइन किया, ये कॉर्ड, ये पॉइंट B मान लिया, ये 90 डिग्री, ये इसका रेडियस R1, ये इसका रेडियस R2। ठीक है, K1 को मान लिया G1 F1 C1 और ये मान लिया G2 F2 C2 सर्कल। ठीक है, तो इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग orthogonally, then tangent at 1 at their point of intersection, will pass through center of अदर। ठीक है, तो फ्रॉम डायग्राम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AC1C2 विल बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो C1C2 का स्क्वायर विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर पहला सर्किल वो जनरल सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, उसमें gfc की जगह पर G1 F1 C1 रख दिया, दूसरे वाले के लिए G2 F2 C2 रख दिया। अगर ये जनरल इक्वेशंस हैं तो C1 C2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो -G1 -F1 एंड -G2 -F2 के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा G2 G1 का स्क्वायर प्लस F2 F1 का स्क्वायर बराबर पहले वाले का रेडियस हो जाएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब जब इसको ओपन करेंगे तो G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर आएगा, वो ये दोनों कैंसिल। फिर ऐसे ही इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल। तो इसमें से टोटल 3 टर्म 6 टर्म, उसमें 4 तो कैंसिल हो गए, तो 2 टर्म बचा। क्या टर्म बचा, -2 G1 G2 प्लस -2 F1 F2। इधर कितना बचा, ये 4 तो कैंसिल हो गया, -C1 प्लस C2। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। इस कंडीशन को याद कर लिया, यू आर सपोज टू मेमोराइज। और ये क्या है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, ये जो कंडीशन है वैसे इट डज नॉट गारंटी कि सर्किल रियल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक सर्किल मान लिया हमने रियल ले लिया, एक इमेजिनरी ले लिया, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। तो अगर कहीं रियल सर्किल से रिलेटेड बात चले तो वहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्किल रियल होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन
find lambda if the circles x square plus y square plus 2x plus 4y minus 4 is equals to 0 and x square plus y square plus 2 lambda x plus lambda plus 3 is equals to 0 are intersecting at 90 degree. Find lambda if the circle this and this, ठीक है, intersect at 90 degree. ठीक है, सोल्यूशन. तो पहली वाली इक्वेशन से g1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4. ठीक है, g2 कितना हो जाएगा लैम्डा 2gx होता है 2fy, तो f2 का वैल्यू 0 हो गया एंड c2 का वैल्यू लैम्डा +3. तो इस कंडीशन के हिसाब से 2g1g2 प्लस f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 ये होना चाहिए. ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई 2, g1 कितना है 1, g2 कितना है लैम्डा प्लस f1 कितना है 2, f2 0 इज इक्वल्स टू c1 इज -4 प्लस लैम्डा +3. तो आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा -1 और लैम्डा इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, फॉर सर्कल 2 to be real g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए. जी स्क्वायर कितना आएगा इसका लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी कितना है लैम्डा +3. ये ठीक है, ये पॉजिटिव है क्या, मतलब दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -3 ग्रेटर देन 0. हमारे लैम्डा की वैल्यू कितनी आई -1. -1 अगर हमने इसमें रखा अगर हमने इसमें -1 रखा तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा. उसका मतलब क्या है कि अगर सर्किल रियल है तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी एंड आंसर विल बी देयर इज नो सच लैम्डा. ठीक है, अच्छा एक इसमें ऐसा है कि अगर मान लिया क्वेश्चन में पेपर में हो सकता है वो लैम्डा इज इक्वल टू -1 ही आंसर दें, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा हो. इसका एग्जैक्ट आंसर तो क्या हो गया, अगर उसने बोला कि सर्किल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सर्किल रियल तो होना ही चाहिए तभी तो इंटरसेक्ट करेगा. इमेजिनरी सर्किल कैसे इंटरसेक्ट कर जाएगा 90 डिग्री पे. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, देयर इज नो सच लैम्डा. देयर इज नो सच लैम्डा. ठीक है, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए यहां से सर्कल रियल ही नहीं आएगा. ठीक है, बट अगर मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू मतलब देयर इज नो सच लैम्डा, इस तरह का ऑप्शन अगर क्वेश्चन में है ही नहीं तो फिर हमने लैम्डा इज इक्वल टू -1 बता दिया. ठीक है, क्योंकि अगर फिर उसके बाद बोनस होना होगा तो सभी के लिए हो जाएगा और अगर मान लिया वो बोनस नहीं करें तो हमें मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, अगर दो सर्कल जैसे अभी हमने बोला था ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये सर्कल K2, इसका सेंटर C2, ये इसकी रेडियस R2.
ये सर्कल K1, इसका सेंटर C1, इसका रेडियस R1। ठीक है, अगर ये दोनों सर्कल K1 K2 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे दिख रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है, तब अगर हम इस सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये टेंजेंट C1A जो है वो टेंजेंट ही हो गया। तो उस टेंजेंट का लेंथ ये वाला लेंथ होगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो ये वाला लेंथ होगा, दोनों लेंथ बराबर ही होगा। तो इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो बेसिकली इसकी अपनी रेडियस R1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में एक रिजल्ट क्या आ गया, कोई भी एक सर्कल उठाया, उसके सेंटर से अगर हमने दूसरे वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट का लेंथ उसके अपने रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमने इस वाले सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया तो इसके अपनी रेडियस के बराबर लेंथ आ जाएगा, इससे इसके बराबर आ जाएगा। तो ये लिख लिया हमने एज ए रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, इफ टू सर्कल्स आर intersecting orthogonally, then length of tangent from center of one of the circles, length of tangent from center of one of the circles to other will be equals to its मतलब फर्स्ट वाले की ओन रेडियस। तो इस डायग्राम के हिसाब से दैट इज length of tangent from C1 to K2, मतलब सर्कल 1 का जो सेंटर C1 है उससे सर्कल K2 के ऊपर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ K1 दैट इज R1। सिमिलरली C2 के लिए आ जाएगा ऐसा ही रिजल्ट।